नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के यूएवी और यूसीवी स्ट्रेटजी में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने अनमेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी एग्रेसिवली मूव को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आर्मी का फोकस अभी सिर्फ आईएसआर ऑपरेशन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है, बल्कि इंडिजिनस स्टेल्थ यूसीवी प्लेटफॉर्म पर भी शिफ्ट होने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में डीआरडीओ का स्विफ्ट यूसीवी यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, जो कि पहले घातक यूसीवी का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर माना जा रहा था, अभी आर्मी के लिए एक मिनी बॉम्बर यूसीवी के तौर पर सामने आ रहा है। आर्मी का एम है कि फ्यूचर में वो इंडियन एयरफोर्स पर डिपेंड किए बिना ही अपनी ऑर्गेनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। स्विफ्ट यूसीवी एक 1.1 टन क्लास की फ्लाइंग विंग स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसका मेडन फ्लाइट 2022 में कंडक्ट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के इवैल्यूएटर्स भी इसके लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन और स्टेबल फ्लाइट प्रोफाइल से काफी इंप्रेस हुए थे। अभी आर्मी की तरफ से इसे एक ऑपरेशनल यूसीवी के तौर पर कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंटरनल वेपन बे, प्रिसीशन गाइडेड मुनिशन, लॉटरिंग मुनिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और लॉन्ग एंड्योरेंस आईएसआर रोल शामिल होने वाली है। कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म बिना पायलट रिस्क के बॉर्डर एरिया में घंटों तक ऑपरेट कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड अप के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से ये रियलाइज किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के एसेट हमेशा रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। इसी वजह से आर्मी की तरफ से अभी यूसीवी पर डायरेक्ट कंट्रोल को रखने का फैसला किया जा रहा है, जिससे ब्रिगेडियर कोर कमांडर के पास खुद का कंट्रोल रहने वाला है, जिससे खुद डीप स्ट्राइक, एयर डिफेंस ऑपरेशन या प्रिसीशन स्ट्राइक प्लान करना संभव होने वाला है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि स्विफ्ट यूसीवी एक स्ट्रैटर ऑप्शन होने वाला है, जबकि आगे चल के आर्मी की तरफ से 4 टन या उससे भी ज़्यादा बड़े साइज की यूसीवी को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के NASM-MR मिसाइल प्रोग्राम और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दोस्तों, इंडियन नेवी का नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASM-MR, जिसको MRASHM भी कहा जाता है, अभी सिर्फ एक शिप किलर मिसाइल तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली इस प्रोग्राम में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को दिखाना स्टार्ट किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इस मिसाइल का एयर टू सरफेस लैंड अटैक वेरिएंट को डेवलप करने के लिए पुश किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी स्कैल्प EG और ब्रह्मोस A जैसी बहुत ही पावरफुल स्टैंडअप वेपन मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही मिसाइल की बात करें तो इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रह्मोस A का वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसको ज़्यादा मात्रा में कैरी करना संभव नहीं होने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में NASM-MR इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मिड टियर का ऑप्शन बनने वाला है। ये मिसाइल सबसोनिक होने के बावजूद भी स्टेल्थी होने वाला है और लगभग 350 किलोमीटर की स्टैंडअप रेंज को प्रोवाइड करने वाला है और स्केल पे ब्रह्मोस के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो लैंड अटैक वेरिएंट अभी बनाने का प्लान किया जा रहा है, उसमें सिर्फ लिमिटेड मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली, जैसे कि लैंड टारगेट के साथ इंगेज करने के लिए इसकी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाने वाला है। इसके अलावा इसमें GPS और INS गाइडेंस, टेरेन फॉलोइंग, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल और फ्यूचर में मैन इन द लूप डाटा लिंक ऑप्शन मौजूद होने वाली। इसका सी स्किमिंग प्रोफाइल जो शिप के अगेंस्ट में काम आता था, वही कॉन्सेप्ट अभी लैंड पर रडार साइट, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज और हाई वैल्यू ग्राउंड टारगेट के अगेंस्ट में भी इफेक्टिव होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक NASM-MR के ए लॉन्च वर्जन को Su-30 MKI, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और पॉसिबली रफाल पर इंटीग्रेट करने पर डिस्कशन किया जा रहा है। इस मिसाइल का वेट ब्रह्मोस A के मुकाबले काफ़ी कम होने की वजह से एक सॉटी में हमारे एयरक्राफ्ट मल्टीपल मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, जिससे स्ट्राइक पैकेज की फायर पावर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली। और अगर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली अभी NASM-MR प्रोग्राम में ज्वाइन करता है तो इसका एक बड़ा फायदा ये होगा, प्रोडक्शन नंबर इंक्रीज होने वाला है और इस वजह से इसका यूनिट कॉस्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट की तरफ से। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास अभी जो टोटल 12 C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो स्पेशली लॉन्ग रेंज स्पेशल ऑपरेशन, टैक्टिकल एलिफ्ट जैसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। बाहर से देखने पर एयरक्राफ्ट बिल्कुल पहले जैसा ही लगने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर इन एयरक्राफ्ट पर एक साइलेंट और सिग्निफिकेंट इंडिजिनस अपग्रेड प्रोग्राम को किया जा रहा है, जिसका मेन एम एवियोनिक्स स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरप्रोबेबिलिटी इंप्रूवमेंट और फॉरेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने का होने वाला है।
इंडियन एयरफोर्स की C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले बैच में 6 C-130J एयरक्राफ्ट को 2008 में ऑर्डर किया था, जो 2011 के आसपास डिलीवर होना स्टार्ट किया गया था। ये एयरक्राफ्ट ब्लॉक 6.1 कॉन्फ़िगरेशन में भारत को डिलीवर किए गए थे और नंबर 77 स्क्वाड्रन वेल्ड वाइपर में असाइन किए गए थे, जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट करते हैं। इन एयरक्राफ्ट की एक खास कैपेबिलिटी इसमें मौजूद इंफ्रारेड डिटेक्शन सेट यानी IDS सिस्टम था और ये इंडियन एयरफोर्स के पहले से एयरक्राफ्ट थे जिसमें IDS सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था, जिसमें एयरक्राफ्ट टोटल ब्लैकआउट कंडीशन में भी बिना किसी रनवे लाइट के नाइट विजन गॉगल की मदद से प्रिसाइज लैंडिंग कर सकता है। इसके बाद 2013 में ऑर्डर किए गए दूसरे बैच में 6 और एयरक्राफ्ट को खरीदने का ऑर्डर दिया गया था, जो 2017 के आसपास इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये एयरक्राफ्ट ब्लॉक 7.0 और ब्लॉक 8.1 अपग्रेड के साथ भारत को डिलीवर किए गए थे। ये बैच नंबर 87 स्क्वाड्रन रेडिंग रैप्टर में शामिल किए गए थे, जिनको पनागढ़ एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है। इनमें बेहतर फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्रूव GPS एक्यूरेसी और अपडेटेड सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से इंटीग्रेट कर दिया गया था। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारे दो अलग अलग C-130J स्क्वाड्रन में दो अलग अलग टाइप के एवियोनिक्स स्टैंडर्ड मौजूद थे, जिस वजह से इनमें इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत आने लगा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लॉक 8.1 अपग्रेड को शुरू करने का फैसला किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह डिसीजन लिया गया है कि नंबर 77 स्क्वाड्रन के सभी पुराने ब्लॉक 6.1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को भी अभी ब्लॉक 8.1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये अपग्रेड सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने वाले, बल्कि कंप्लीट अपग्रेड होने वाला, जिसमें नए फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एनहांस GPS विद एडिशनल सिविल रिसीवर, अपडेटेड IFF सिस्टम और सबसे बड़ी लिंक 16 डाटा लिंक सिस्टम होने वाली, जिससे C-130J रियल टाइम बैटलफील्ड डाटा को फाइटर एयरक्राफ्ट और AWACS एयरक्राफ्ट के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे बाकी जितने भी ग्राउंड स्टेशन मौजूद रहेंगे या रडार स्टेशन मौजूद रहेंगे या कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन मौजूद रहेंगे, सभी के साथ ही रियल टाइम डाटा को एक्सचेंज करने में सक्षम होने वाला है, जिससे बैटलफील्ड में इनकी सर्वाइबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और DRDO के बीच चल रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई इम्पैक्ट मिसाइल डिस्कशन को लेकर है। सोर्सेज के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स और DRDO के बीच नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी NGARM, जिसे रुद्रम 1 भी कहा जाता है, उसके पोटेंशियल ऑर्डर को लेकर एक्टिव डिस्कशन किया जा रहा है। ये मिसाइल स्पेशली एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रॉन्ग सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। इन मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो इंडियन एयरफोर्स को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही एनिमी रडार पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इस मिसाइल का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर इसका ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर होने वाला है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो रुद्रम 1 ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपनी स्पीड और रेंज को मैनेज कर सकता है, जिस वजह से इसका किल प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। रुद्रम 1 में डुअल मोड डुअल RFC का आर्किटेक्चर दिया गया, जिसमें पहले फेज में मिसाइल एक पैसिव होमिंग हेड का इस्तेमाल करता है, जो एनिमी के रडार से निकलने वाली RF एमिशन को ट्रैक करता है, फिर उसी को सेंस करके उस पर लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खास बात यह है कि टर्मिनल फेज में मिसाइल अपनी मिलीमीटर वेव सीकर के ऊपर स्विच कर जाता है। इसका मतलब ये कि अगर एनिमी रडार मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपना सिस्टम बंद कर देता है या अपनी सिस्टम को रिलोकेट कर देता है या एमिशन कंट्रोल टैक्टिक का इस्तेमाल करता है, तब भी रुद्रम 1 अपना टारगेट को मिस नहीं करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के लिए इस मिसाइल का स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। इस मिसाइल के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स एनिमी के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के क्रिटिकल रडार नोड को पहले ही फेज में डिग्रेड या डिस्ट्रॉय कर सकता है। मॉडर्न फाइटर जेट के साथ पेयर होने पर रुद्रम 1 लॉन्च एयरक्राफ्ट को एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एंगेजमेंट रेंज से बाहर रहकर ही मिशन को कंप्लीट करने का ऑप्शन देने वाला, जो कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में सर्वाइबिलिटी और मिशन सक्सेस दोनों के लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।